लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मली जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं और एक एरिया में एंटर करती हैं, देन इट बिकम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ओके, what is the formula for electric flux? E by A, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। सॉरी, यहाँ पे आपकी यूनिट्स थोड़ी सी रॉन्ग लिखी गई थी। हाँ जी, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एरिया? इट इज़ मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके ओके, सॉरी आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से पास करेंगी, तो इट इज़ नॉट पर यूनिट। पर यूनिट की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो टोटल सरफेस की बात कर रही हूँ कि टोटल सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला इज़ नॉट E by A, इट इज़ E डॉट A। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, इट इज़ E डॉट A, बिकॉज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एरिया में से किसी भी एक गिवन एरिया में से पास करती हैं। तो नाउ दिस इज फाई इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी? दिस इज न्यूटन कूलम एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। तो फाई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी? देखो, फाई E डॉट A, वट इज़ E? F अपॉन Q डॉट A, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन ऑफ फाई MLT माइनस 2 अपॉन चार्ज करंट इंटू I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल टू Q बाई T। Q क्या होगा? I इंटू में T, दोनों ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। I current ampere into time, and this is area L square. After solving, what we will get? M L3 T minus 3 A minus 1. So these are the dimension for electric flux. Okay. अच्छा, ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ये हमने सिंपल बेटा इस केस के लिए किया कि लेट ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ओके, ठीक है, और कोई सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब सरफेस के क्या आ रही है? परपेंडिकुलर। ये देखो, ये सरफेस है मान लो आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है मेरी सरफेस के? परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, बट वट वुड बी द वैल्यू ऑफ फाई व्हेन योर जो आपका एरिया है वो आपका परपेंडिकुलर ना होके इट इज़ इंक्लाइंड एट सम एंगल। लेट मैं क्या कह रही हूँ, लेट ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, अब आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ना होके वो कुछ किसी एंगल पे है, तो नाउ व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्लियर? वेरी इजी। हम इसमें क्या करते हैं? ओके, अब मेरा देखो, मेरा एरिया कैसे है? ऐसे। ठीक है, सरफेस कैसी है मेरी? ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, ये इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ये। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, क्लियर? ये हो गया इसका एरिया वेक्टर डिनोटेड विद एन कैप। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी ऐसे जा रही है, इसको मैं आगे बनाती हूँ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? लेट इट इज़ थीटा। याद रखना, व्हाट इज़ थीटा? एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कहाँ है आपका? इस डायरेक्शन में है। इस एरिया वेक्टर का कौन सा कॉम्पोनेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा? क्योंकि तभी एंगल क्या बन जाएगा उनके बीच में? 0 डिग्री। तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। इसके आपके दो कंपोनेंट होंगे इस एरिया वेक्टर के। कौन कौन से? आपका देखो, ये एरिया वेक्टर ऐसे है, इसके दो कंपोनेंट क्या होगा? एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
एंड दिस इज़ योर वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट, लेट एरिया को मैं यहाँ डिनोट कर लेती हूँ ए से। तो दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे है बेटा, किस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा डिग्री। इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका हॉरिजेंटल और एक आपका वर्टिकल। अब देखो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो गई, ये एरिया वेक्टर और ये, ठीक है। तो इसका और ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपका थीटा 90 डिग्री है, मीन्स एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, ये मेरी कोई सरफेस है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। कोई भी फ्लक्स इस सरफेस में से पास करेगा, नहीं करेगा। तो फॉर ए साइन थीटा नो फ्लक्स विल बी पास, सिर्फ फ्लक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग पास करेगा, ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब व्हेनेवर वी हैव अ सरफेस जिसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाएगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए, लेकिन ए का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग तो फ्लक्स आपका क्या हो गया, ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इजी, आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओके। नाउ वी हैव टू कंपोनेंट्स, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। ए साइन थीटा का जो आपका कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और ए कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, क्लियर। थीटा 0 डिग्री हो गया तो आपका फ्लक्स क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपका नेट जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज द थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर देखो थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 का क्या मतलब है कि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। थीटा कॉस 0, ठीक है, cos 0 फाई इज इक्वल टू ई है, ये हमने पहले स्टडी किया था, तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये भी डिराइव हो गया, क्लियर, ओके। अब इसमें आपका क्या रह गया कि अगर देखो फ्लक्स आपका जो इलेक्ट्रिक, जो आपकी आप ये, अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, वो आपकी एंटर कर रही हैं, इनवर्ड है, ठीक है, तो योर फ्लक्स विल बी नेगेटिव, कीप इन माइंड, ठीक है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आउटवर्ड्स हैं तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ओके ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। तो अब आपका फ्लक्स का नेट फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, क्लियर, ओके। तो ये आपका फ्लक्स था यहाँ तक। अब इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंसिडर्ड योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर बार कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें गॉस थ्योरम नहीं होती, क्लियर, ओके। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या स्टेट करती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल of electric field over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total flux inside the closed सरफेस। क्या मतलब है बेटा कि देखो लेट ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है,
ठीक है, समझो इस क्लोज सरफेस ने चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है। ओके, लेट कंसिडर वी हैव अ क्लोज सरफेस। ठीक है, लेट ये क्लोज सरफेस हमारा कितना चार्ज एनक्लोज कर रही है, प्लस क्यू। कीप इन माइंड सरफेस शुड बी क्लोज्ड, नो ओपन सरफेस इज कंसिडर्ड इन द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में सिर्फ कैसे सरफेस कंसिडर करी गई है, क्लोज सरफेस। नाउ लेट दिस इज क्लोज सरफेस, इट एनक्लोजेज सम चार्ज, क्या, प्लस क्यू। ठीक है, तो अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, लेट ये कोई सरफेस है आपकी, ठीक है, इसका मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया ds। तो देखो सरफेस इंटीग्रल, ये आ गया आपका सरफेस और इसका इंटीग्रल किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका हिंदी में मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है कि ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके अंदर जो आपका नेट ई डॉट डी एस है, ठीक है, उसका इंटीग्रल वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय ई डॉट डी एस क्लास, सिंपल, फाई क्या होता है, ई डॉट ए कॉस थीटा, और यू में से ई ए, चलो हम सिंपल ई ए लेते हैं, ई ए, क्लियर। तो ई ए आपको क्या बताता है, ई इंटू एरिया, ई इंटू एनी स्मॉल एरिया कंसिडर करा और उसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट। इसका मतलब ये नेट क्या दे रहा है इस सरफेस का, फ्लक्स। नेट क्या दे रहा है, इसका मतलब ये इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम ने यही कहा कि अगर किसी कोई क्लोज सरफेस में कोई प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो उसका उस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो नेट फ्लक्स ये सरफेस एनक्लोज करेगी, या टोटल फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस का होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एंड ई डॉट डी एस इज नथिंग, इट इज़ फ्लक्स, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एक आप स्मॉल एरिया कंसिडर करते हो और उस स्मॉल एरिया को आप इंटीग्रेट कर दो छोटे छोटे स्मॉल एरिया कंसिडर करके, तो इट विल गिव द नेट फ्लक्स, क्लियर, ओके, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। इसी में एक टॉपिक और आपको समझना है, गॉसियन सरफेस। व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस। देखो बेटा, गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है, ज़रूरी नहीं ये स्फीयर ही हो, इट मे बी सिलेंडर, इट मे बी अ स्फीयर, ठीक है, क्लियर, इट मे बी अ सर्कल, कोई भी एक क्लोज सरफेस जो हमारे एक चार्ज को एनक्लोज करेगी, कुछ चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम। अभी इसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम एप्लीकेशंस करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी देख लो कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। इट इज़ एनी हाइपोथेटिकल का क्या मतलब है कि ये सरफेस आपकी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कंसिडर दीज सरफेसेस। तो एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge at every point of which electric field is same, तो ये एक एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है, जिसने कुछ चार्ज को एनक्लोज्ड कर रखा है और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम, क्लियर, ओके।